हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले इस टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और आज हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। लाइबिलिटीज लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया, एसेट लिख के दिया, रुपीज लिख के दिया। डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो लिखा है द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन अबाउट द बैलेंस शीट। तो 31 दिसंबर को कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। तो पहला हमें एडजस्टमेंट लिख के दी, द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स। ओके, तो कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा पिछले 3 सालों से पे नहीं किया है, ठीक है। एंड इट वाज टू बी पेड बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल। और उन लोगों ने बोला कि ये जो पैसा उनको पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के पहले पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता ही है, बट अभी लोग ने लिख के दे दिया है, ठीक है। फिर आगे लिखा था संडी क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लोन फ्रॉम बैंक ₹60,000 एज अ secured ऑन द hypothecation ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिटर्स नजर आता रहेगा 2,40,000। तो उसके बारे में क्या बोला कि संडी क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? लोन फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से लोन लिया था। कितने अमाउंट का लोन लिया था? 60,000। वो इसके अंदर इंक्लूड है। और वो क्या है, सेक्योर्ड है। सेक्योर्ड का मतलब होता है कि जब मैंने बैंक से लोन लिया था तो बैंक को मैंने सिक्योरिटी दी थी कि अगर मैं आपका पैसा पे नहीं करूंगा तो बदले में आपको मैं असेट्स दे दूंगा। तो कौन सा असेट देगा वो आगे लिख के दिया है, ऑन दी हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो इसका मतलब क्रेडिटर वो जो 2,40,000 है, तो 2,40,000 में से 60,000 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो 60,000 है ये मेरा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब ये बैंक लोन हो जाएगा। तो 2,40,000 में से अगर मैं 60,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 1,80,000। तो अब आपको कोई पूछेगा चलो बताओ कि तुम्हारा क्रेडिटर का वैल्यू कितना है, तो मैं बोलूंगा 1,80,000। क्यों? क्योंकि 2,40,000 में से 60,000 तो मेरा बैंक लोन है, और जो बैंक लोन है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एंड ऑल्सो फिर आगे लिखा संडे क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000। ओके, मतलब 2 लाख, तो 2,40,000 मेरा क्रेडिटर का वैल्यू है, जिसमें से बोला है कि आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर है 60,000 का। तो 2,40,000 में से अगर मैं 60,000 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1,80,000। तो अब मेरे क्रेडिटर का वैल्यू 1,80,000 हो गया। लेकिन इसमें से भी और बोला है कि उसी के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है मेरा? 15,000। अगर मैं इसमें से 15,000 अगर माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल अब मेरा क्रेडिटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,65,000। तो जैसे स्टोरी में लिख के दिया था वैसे हमने कहानी को आपको बताया, ठीक है। तो अभी इसका यूटिलाइजेशन कब क्या करना है, तो जब सम सॉल्व करेंगे तो तभी आपको समझेगा। आपके माइंड में अगर स्टेप्स याद है तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया रहेगा ऐसे, ठीक है। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा था लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज फॉलोज। ओके, तो लिक्विडेटर ने असेट्स को बेचा, और बेचने के बाद क्या क्या असेट्स का पैसा मिला उसके बारे में लिख के दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा इतना पैसा मिला। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अपना सिक्योर्ड है, तो आपको वो सरप्लस वाले में लिखना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्योर्ड। तो फिर जब असेट्स में रियलाइज लिखूंगा ना तो उस वाले कॉलम में नहीं लिखूंगा, जो थर्ड वाला जो हम लोग रिसिप्ट में लिखते हैं ना, सरप्लस फ्रॉम असेट्स, उसमें रिकॉर्ड करूंगा इसको। अभी मुझे पता कैसे चला, देखो यहाँ पे लिख के दिया था इसीलिए। द संडी क्रेडिटर इंक्लूड अ लोन फ्रॉम बैंक 60,000 secured ऑन द हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, इसीलिए, ठीक है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट मेरा इतना है, फर्नीचर इतना है, स्टॉक इतना है, डेटर इतना है, बिल्स रिसीवेबल इतना है, ये सब लिख के दिए। देन आगे लिखा है द लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंट ₹1,500, ठीक है। तो लीगल चार्जेस पे किया गया लिक्विडेशन के थ्रू 1,500। फिर लिक्विडेटर का कुछ खर्चा हुआ 3,900 का। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी अपन को इस तरह लिख के दी है। फिर आगे बढ़ते, शायद पीछे भी क्वेश्चन है, इसका छोटा सा पार्ट है आगे। फिर आगे लिखा है
ये वाला ये वो। फिर एफ में लिखा है द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज फिक्स्ड 1500। ओके, तो लिक्विडेटर को जो रेम्युनरेशन दिया जा रहा है वो 1500 का फिक्स्ड रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा है प्लस साथ ही साथ उसको और क्या दिया जा रहा है, द 2% ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओके, तो उसने जो भी असेट्स बेचा उससे जो पैसा मिला उसके ऊपर अपना 2% का भी रेम्युनरेशन ले रहा है, एक्सक्लूडिंग कैश। ओके, उसमें आपको कैश का अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। And plus the 4% of the amount distributed to unsecured creditor including preferential creditors। ओके, साथ ही साथ उसको 4% का भी और रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, और वो जो रेम्युनरेशन दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर दिया जा रहा है। और उस अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में आपको इंक्लूड करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी पैसा। मतलब ऐसा समझो कि अनसेक्योर्ड का पैसा प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा, ये दोनों को मर्ज करके उसके ऊपर अपन को 4% का उसको रेम्युनरेशन देना है, ठीक है। अब सम कराऊंगा तो आपको समझेगा ये क्या है। फिर आगे लिखा था लिक्विडेटर वॉज मेड द पेमेंट ऑन 31 मार्च 2017। ओके, और लिक्विडेटर जो है लोगों का पेमेंट कब कर रहा है, 31 मार्च 2017। अब ये डेट लिख के दी तो इसका कोई रोल है कि नहीं, वो जब मैं सम कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। फिर आगे लिखा है प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12। तो रिसीव रुपीज पेमेंट रुपीज, तो कहाँ नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग पेमेंट करेंगे, सबसे पहला सबसे पहला रिसीप्ट में रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग कैश एट बैंक, अगर कोई बैलेंस लिख के दिया रहेगा असेट्स में तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन के अंदर, तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा कैश इन हैंड 12,000 रुपीज़, दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दूंगा 12,000 रुपीज़। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग लिखेंगे टू असेट्स रियलाइज्ड। टू अस तो असेट्स रियलाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहला लैंड बिल्डिंग हमें लिख के दिया 3,22,500। फिर देन प्लांट एंड मशीनरी है, बट प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर्ड है इसलिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको सरप्लस वाले में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाद में ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमें लिख के दिया है 19,500, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। देन फर्नीचर, तो फर्नीचर मुझे लिख के दिया 12, इसको रिकॉर्ड कर दिया। देन स्टॉक, तो स्टॉक है 1,05,000, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर इसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स कितना है मेरा 90,000, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल मुझे लिख के दिया 21,000, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो आपको दिखा दूँ वैल्यू कहाँ से है क्या है, ऑलरेडी आपको पता रहेगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500 था, तो मैंने लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर्ड था, वो जो लिख के दिया था ना बी में, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको नीचे रिकॉर्ड करूँगा। और बाकी सब वैल्यू जैसा था मैंने वैसे का वैसा यहाँ तक बिल्स रिसीवेबल तक वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। चलो, देन उसके बाद थर्ड नंबर आएगा टू सरप्लस फ्रॉम असेट्स। सरप्लस फ्रॉम असेट्स, तो असेट से हमें सरप्लस कितना, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो लिखने का असेट्स रियलाइज्ड। तो असेट्स रियलाइज मतलब मैंने किसको बेचा, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा, तो मुझे 75,000 मिला, वो यहाँ पे लिख दिया। इसमें से माइनस करने का सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरा क्या है, बैंक लोन, और बैंक लोन कितना था 60,000, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपको 75,000 नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे असेट्स रियलाइज करके मैंने शॉर्टकट में लिखा, बट आप लोग पूरा लिख देना, असेट्स रियलाइज 75,000। फिर इसमें से माइनस किया जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर मुझे कहाँ पे लिख के दिया, द संडी क्रेडिटर इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक 60,000 secured on the hypothecation of the plant and machinery।
इसका मतलब संडे क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड था 60,000 जो हमने बैंक से लोन लिया था, वो सिक्योर्ड है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। बस अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 75 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा 15,000 हो गया। तो आपको रिसिप्ट में ये तीन चीज़ कंपलसरी लिखनी है, मतलब कभी कभी तो दो ही आता है, कभी कभी एक ही आता है, बट आपको तीनों चीज़ आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि पहला क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। ठीक है। अब हम लोग पेमेंट में जाएंगे, तो पेमेंट का रूल क्या है कि सबसे पहला पेमेंट किसका किया जाता है, तो आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट तो याद ही होगा। नहीं, हम लोग को याद नहीं है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम सब लोग गजनी के भाई बहन लोग हैं ऐसे। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहला पेमेंट किया जाता है लीगल एक्सपेंस। तो क्या मुझे क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंस लिख के दिया है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लीगल एक्सपेंस देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, डी वाले एडजस्टमेंट में लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंट ₹1,500। तो सबसे पहला वो रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 1,500। फिर उसके बाद किसका पेमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद पेमेंट किया जाता है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पेमेंट है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अब उसका नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की कहानी तो आपको पीछे एकदम लंबी चौड़ी लिख के दी है, जिसको आपको अच्छे से समझना है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग इसमें फंस जाते हैं, बट होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखो क्या लिखा, क्या लिखा था, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड एट ₹1,500। ओके, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 1,500 फिक्स्ड है, तो उसको 1,500 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले वो लिख देता है यहाँ पे ब्रैकेट में 1,500 प्लस उसके वो दो तीन, मतलब दो तीन टाइप का उसको रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। फिर उसके बाद ये तो मैंने पहले लिख दिया जो फिक्स था, फिर आगे क्या लिखा है, द 2% ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओके, तो जो भी हमने असेट्स को बेचा है उसके ऊपर उसको 2% मिलेगा। तो क्या करने का, आपने जो सोल्यूशन में लिखा उसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपको यहाँ पे जो लिख के दिया है ना वो ध्यान देना। असेट्स रियलाइज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो जितने भी असेट्स को बेचे गए बस ये सबको प्लस कर दो, तो आपको इजी पड़ेगा। वरना तो आप लोग यहाँ से करेंगे ना, तो क्या होगा कि असेट रियलाइज में आप लोग यही रिकॉर्ड करेंगे, बट इसको रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे, क्योंकि देखो ये भी असेट्स रियलाइज्ड है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एडजस्टमेंट में आपको जो लिख के दिया है यहाँ पे असेट्स रियलाइज सबको प्लस कर देने का, जो आएगा उसके ऊपर कमीशन चार्ज कर देने का। तो मैं एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। वर्किंग नोट, तो असेट्स रियलाइज, तो असट रिलायंस में पहला है 3,22,500, देन 75,000, देन 19,500, देन 12,000, देन 1,05,000 प्लस 90,000 प्लस 21,000। बस ये सबको प्लस करो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। और ये असट्स रियलाइज्ड का वैल्यू आएगा, तो मैं ऐड कर देता हूँ 3,22,500 प्लस, यहाँ पे करता हूँ 3,22,500 प्लस 75,000 plus 19,500 plus 12,000 plus 1,05,000 plus 90,000 plus 21,000, तो आता है 6,45,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6,45,000 के ऊपर उससे 2% का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो अगर मैं निकालूँ 2% तो आता है 12,900। तो अभी उसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा 12,900। ठीक है, प्लस उसको और एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, और एक पर्सन का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, क्या है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया, एक्सक्लूडिंग कैश तो प्लस कर दिया, प्लस 4% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर हमें क्या निकालना है, 4% निकालना है, बट उसके अंदर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी पैसा उसके अंदर इंक्लूड करने का है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी बताया था,
देखो संडी क्रेडिट था 2,40,000, तो मैंने यहाँ पे 2,40,000 लिखा। उसमें से 60,000 का मेरा बैंक लोन था, तो इसमें से माइनस किया तो संडी क्रेडिटर 1,80,000 है। अब 1,00,000 मेरे से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000 है, उसको लेस किया तो 1,65,000 है। चलो यहाँ पे लिख के देखो, तो ऐसा शायद आपको नहीं समझा रहे। तो ये तो मेरा 12,900 है। अब बाकी उसने क्या बोला है, 4% ऑन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, इंक्लूडिंग का मतलब होता है प्लस, उसका भी पैसा आपको इंक्लूड करना है, मतलब प्लस। और किसका पैसा इंक्लूड करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। ओके, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि सर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में क्या क्या आता है। तो अनसेक्योर्ड में कुछ भी आ सकता है, जैसे अगर मैं आपको मोटा मोटा एग्जांपल दूँ तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है, या संडी क्रेडिटर आ सकता है, या फिर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ये मेरी जो लायबिलिटी वो अनसेक्योर्ड है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है। अब फिलहाल अभी ये क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर मतलब एक ही आपको नजर आता रहेगा, और वो है सिर्फ क्रेडिटर। देखो, ये तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी हो गया, डिबेंचर हो गया तो छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो बचा सिर्फ एक ही लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी बच जाती है जिसके आगे आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख के दिया रहता है, तो समझ जाना कि वो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर होता है। तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर मेरा ऐसा देखा जाए तो 2,40,000 है मेरा। अगर मैं चेक करूँ तो मेरा अनसेक्योर्ड क्रेडिटर 2,40,000 होता है, लेकिन इस 2,40,000 में से मेरा बैंक लोन कितना है मालूम है, 60,000। तो इसमें से हटाना पड़ेगा, तो मैंने हटाया, माइनस किया, तो 1,80,000 आया। फिर बोला गया कि इसी अमाउंट में आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी इंक्लूड है, वो भी कितना, 15,000। ओके, तो बचा कितना, 1,65,000। और ये जो 1,65,000 बच गया, यही मेरा बन गया अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। तो उन लोगों ने क्या बोला है कि आपको अनसेक्योर्ड क्रेडिटर पे प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिट दोनों के ऊपर आपको 4% निकालना है, ठीक है। तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर मेरा यहाँ पे देखो 1,65,000, प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखो यहाँ पे मेरा कितना है, 15,000। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,80,000। अब इसी 1,80,000 के ऊपर आपको 4% निकालना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो 1,80,000 इंटू 4%, तो आता है 7,200। तो इस तरह से तीसरा अमाउंट मिल गया लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का। बस अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा, 7,200। अब ओवरऑल मैं सबको प्लस करता हूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आता है 1,500 प्लस 12,900 प्लस 7,200, तो 21,600। 21,600 ऐसा मैंने एक साथ ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद फिर किस चीज़ का पेमेंट किया जाता है, लिक्विडेटर पेमेंट के बाद फिर पेमेंट किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिक्विडेटर रेम्युनरेशन हो गया, फिर आएगा लिक्विडेटर एक्सपेंस। तो क्या क्वेश्चन में किसी भी टाइप का लिक्विडेटर एक्सपेंस के बारे में लिख के दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिख के दिया, द लिक्विडेटर एक्सपेंस ₹3,000, दिखा दे रहा है? तो फिर इसका नंबर आ जाए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय लिक्विडेटर एक्सपेंस 3,900, हो गया। देन फिर किसका पेमेंट किया जाएगा, देन फिर पेमेंट किया जाता है डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर सिखा देता हूँ आपको। देखो लिक्विडेटर एक्सपेंस हो गया, फिर आएगा डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर में आपको उसका खुद का डिबेंचर का पैसा आपको पे करना है, कोई इंटरेस्ट पे करना रहेगा वो पे करना है। अगर पेमेंट डिले करने में देरी हो गया तो जितने मंथ का डिले हो गया रहेगा उसके ऊपर भी फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो चेक कर लेते हैं क्या क्या। तो डिबेंचर के केस में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो देखो 8% डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स,
कितना लिख के दिया है, 1,50,000, तो ये सीधा आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा 8% डिबेंचर, 1,50,000 हो गया। फिर उसका कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, हाँ उसी के नीचे लिख के दिया, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कितना है, 6,000, तो उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। देखो यहाँ पे द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट ₹6,000, तो फिर हो गया, हो जाएगा। ओके, फिर क्या आएगा उसके बाद। हाँ, फिर आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में कहीं तो डेट लिख के दिया क्या, लिक्विडेटर को पेमेंट करते समय, मतलब लिक्विडेटर को जो पेमेंट कर रहा है तो उसको पेमेंट करने में कितनी देरी हुई, तो वो देखो आपको डेट यहाँ पे लिख के दिया है। द लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31 मार्च 2017, तो लिक्विडेटर जो पेमेंट पे कर रहा है 31 मार्च 2017 को पे कर रहा है। ओके, और हमारा बिजनेस क्लोज कब हो रहा है वो देख लो। बिजनेस मतलब लिक्विडेट कब हो रहा है, देखो 31 दिसंबर को हो रहा है ना, तो काउंट कर लेते हैं। तो दिसंबर से लेके 31 मार्च कितना महीना होता है, मतलब दिसंबर तो छोड़ना पड़ेगा, जैन फैब मार्च, मतलब लिक्विडेटर को पेमेंट करने में 3 महीने की देरी हो गई, इसीलिए उसे डिबेंचर को 3 महीने का भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बस इसी में आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना है, ये जो 8% डिबेंचर 1,50,000 है, इसके ऊपर हमेशा निकाला जाता है। तो ये 1,50,000 उसका अमाउंट हो गया, और ये जो 8% है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो मैं इसके ऊपर निकालूंगा यहाँ पे, तो 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3 महीने का डिले हुआ था, इसलिए 3/12, तो आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ, तो 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो आंसर आता है 3,000। हो गया, समझा। अब इसी को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे हाईलाइट कर ही देता हूँ और एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, 50 इंटू 8% इंटू 3/12, तो ये आ जाएगा 3,000। हो गया। तो इस तरह डिबेंचर की स्टोरी खत्म हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट किसका किया जाता है, देख लो। तो डिबेंचर का तो मैंने तीनों केस कर दिया है। अब उसके बाद आएगा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो क्या मुझे क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख के दिया है, बराबर दिया, ये इतना हाईलाइट करके दिया है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको कहाँ लिख के दिए, जैसे मैं वर्किंग नोट में बताऊँ, तो देखो यहाँ पे आपका ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000 है। अब टेक्स्ट बुक में अगर क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया है, देखो यहाँ पे लिखा, द संडी क्रेडिटर इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000, बस। तो वही यहाँ पे लिख दूंगा 15,000। फिर उसके बाद किसका आता है, फिर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर आता है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर तो देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट से वैल्यू निकाला था, 1,65,000, बस उसी को मैं यहाँ पे उतार दूंगा, 1,65,000। ओके, फिर उसके बाद पेमेंट किसका किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स का। बट पहले चेक कर लेते कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं। पता चला सबको पैसा देते तो जा रहे, पैसा है ही नहीं करके, तो पहले सबको ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं, फिर ऐड ऑन करके आपको मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, 12,000 प्लस 3,22,500, सॉरी, 12,000 प्लस 3,22,500 प्लस 19,500 प्लस 12,000 प्लस 1,05,000 प्लस 90,000 प्लस 21,000 प्लस 15,000, तो आता है 5,97,000। मैं लिखूंगा ऐसे जस्ट फॉर मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल इतने हैं, बट आप लोग पेंसिल से लिखना। अब इसमें से इतना मतलब हमारे पास पैसा है, अब एक एक करके हमने इन लोगों का पैसा दे दिया, तो देखते हैं पैसा है कि नहीं। आई थिंक पैसा है, होना चाहिए। 1,500 माइनस
21,600 minus 3,900 minus 1,50,000 minus 6,000 minus 3,000 minus 15,000 minus 1,65,000। तो अभी भी हमारे पास अमाउंट बचता है 2,31,000। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को कितना पैसा पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो देखिए यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। तो 1,508% प्रेफरेंस शेयर्स, 100 इज फुल्ली पेड अप, 1,50,000। तो इजीली इसको पैसा दिया जा सकता है, तो दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये हेडिंग हो गया। अब उसके अंदर उसके कैपिटल का पैसा लिखता हूँ मैं। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना पैसा देना है, 1,50,000। फिर साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को उसका कोई डिविडेंड अगर पे करना बाकी रहेगा तो वो भी पे किया जाता है। तो क्या क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में जिक्र किया था क्या? तो अगर ध्यान ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे आपको नजर आता रहेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट में द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर्स फॉर लास्ट 3 years एंड इट वाज पेड बिफोर द पेइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल के का पैसा पे करने के पहले हमें उसका पैसा पे करना है। कितना? 3 साल का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखूंगा मैं एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखो, तो ये इसका जो प्रेफरेंशियल कैपिटल का जो पैसा रहता है ना उसके ऊपर निकाला जाता है। तो 1,50,000 इंटू ये जो रेट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है 8% इंटू 3। ठीक है, तो मैं 2,31,000 पहले लिख लेता हूँ, बैलेंस इतना था नहीं, उसमें से 1,50,000 इसको दे दिया, तो बचा कितना? 81,000। ठीक है, अभी पहले इसका वैल्यूएशन कर लेता हूँ। तो 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3, 36,000। 81 में से 36,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 45,000 बचता है। मतलब अब हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना है? 45,000 है। तो अब क्या करें? अब नंबर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो अभी इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। तो अगर लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स की दो कहानी लिख के दी है, देखो। एक 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज ₹80 पेड अप 2,40,000। फिर 4,500 इक्विटी शेयर्स 100 इज 70,000 पेड अप। तो ये पैसा इनको पे करना है, तो अपने पास तो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनके साथ सेटलमेंट करके कुछ पैसा पे करना पड़ेगा इनको, कुछ इसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, इसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो कैसे दे, क्या करे? तो वही वर्किंग नोट रहता है, आपको मैंने बताया था ना, वैसा वाला आपको वर्किंग नोट इसके अंदर करना रहेगा। ठीक है, कैसे करते बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो कैसे लिखने का रहता है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल का पहले पैसा लिखना है आपको। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल का पैसा पहले वाले का कितना है? 2,40,000 प्लस 3,15,000। ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना होता है? 2,40,000 प्लस 3,15,000, तो आता है 5,55,000। मतलब ओवरऑल इनको इतना पैसा देना था। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करने का अवेलेबल कैश, मतलब अपने पास कितना कैश बच गया। तो कैसे करने का बता देता हूँ। तो क्या करने का, पहले रिसिप्ट का टोटल मार लेने का। तो रिसिप्ट का टोटल मारो तो कितना है? 9 लाख 5,97,000। इसमें से टिल आपको यहाँ तक माइनस करना है। मतलब ये सबको यहाँ से लेके फट 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 कैलसी पे माइनस करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी माइनस किया था, तो इसका आंसर 45,000 है। तो मतलब अपने पास इतना पैसा बच गया है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 45,000, इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे लॉस अमाउंट आ जाएगा। मतलब मैं इनको कितना पैसा पे नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 45,000 तो आंसर आता है 5,10,000 मैं इनको पे नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या करें? अब वही है, अब यहाँ पे मैंने ओवरऑल लॉस निकाला, अब लॉस पर शेयर निकालता हूँ।
तो लॉस पर शेयर, तो एक शेयर के पीछे लॉस कितना हुआ, तो सिंपल है, लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो लॉस अमाउंट है मेरा 5,10,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन में दिखाऊं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, देखो। तो पहला वाला है 3,000, सेकेंड है 4,500, और दोनों का फेस वैल्यू देखो सेम सेम ही है, 100 each 100, तो कोई मसला नहीं है, सेम फेस वैल्यू रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। जैसा हमने सम सॉल्व करा वैसा करने का, अगर दोनों का फेस वैल्यू अगर अलग रहा तो फिर वो अलग टाइप का कैलकुलेशन हो जाता है। तो मैंने आने वाले दिनों में शायद, सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है, देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 3,000 प्लस 4,500, ये दोनों को प्लस करूँगा तो कितना होता है, 3,000 प्लस 4,500, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 7,500 आता है। बस डिवाइड कर दो, लॉस पर शेयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 75,000, सॉरी 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500, 68, मतलब ये मेरा आ गया लॉस पर शेयर। लॉस लॉस पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी उनको इतना पैसा पे नहीं कर पाएगी, तो कितना पैसा पे करेगी, अब उसका कैलकुलेशन पीछे करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने वो बताया आपको। पहले ऐसा लिखेंगे, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू माइनस लॉस पर शेयर। तो पहले वाले केस में देखते हैं, पहले वाले केस में पेड अप वैल्यू क्या है, मतलब जो 3,000 वाले इक्विटी शेयर्स वाले होल्डर लोग हैं उन लोगों ने कितना पैसा पे किया है। 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच ₹80 पेड अप, ओके, उन लोगों ने अब तक सिर्फ ₹80 ही पेड किया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो बस, तो मैं यहाँ पे पेड अप वैल्यू में 80 लिख दूंगा, माइनस लॉस पर शेयर मैंने अभी पीछे निकाला तो ₹68 आता है। अब इसमें से माइनस करो तो 80 में से 68 अगर जाएगा तो बचेगा कितना, ₹12। तो ये आंसर पॉजिटिव आया। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसको पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो पहले वाला ये जो है उनका शेयर्स है 3,000, तो 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 12, तो इसका मतलब कंपनी को उनको ₹36,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना पैसा नहीं पे कर पाएगी। फिर बी वाले का भी सेम फॉर्मूला, पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू बी वाले का देख लेते कितना है। तो देखो, पहले तो 3,000 था इसलिए 3,000 इंटू 12 किया। अब इसमें देखो तो इसमें 4,500 है ना, 4,500। हाँ सॉरी, उन लोगों ने पेड कितना किया वो तो बताओ, मैं पहले ₹70 उन लोगों ने पेड अप किए। बट कुछ लोग फेस वैल्यू ले लेते तो वो गलती मत करना। तो ₹70 पेड अप किए, 68 उनको नहीं दे पाएगी, तो कंपनी उनको कितना पैसा दे पाएगी, ₹2 ही दे पाएगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं समझता तो आप लोग ऐसा याद रखोगे, और आपका आंसर पॉजिटिव आया तो पेमेंट में लिखना है। तो उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 4,500 इंटू 2 करूँगा तो 9,000 आ जाएगा। बस, अब ये दोनों चीज़ों को मेरे को क्या करना है, पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो 36 प्लस 9,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो 36,000 प्लस 9,000, तो ये आ जाएगा 45,000, हो गया। बट सर ये तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, वही आंसर आया। बट कभी कभी कैसा रहता है कि उसका कुछ वैल्यू रिसिप्ट में भी आ सकता है, इसलिए वैसा लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम में टाइम नहीं है तो कर सकते हो, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा फटफट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर इस तरह फिर दोनों टोटल आपका सेम आ जाएगा, 5,97,000, 5,97,000, बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, देख लो आपको ध्यान से। कुछ है नहीं, ये भले ऐसा कैलकुलेशन बहुत हार्ड लग रहा है, बस एक दो बार दिल से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, आराम से आपको आ जाएगा, कोई मसला नहीं है ऐसे। तो पीछे ये वाला वर्क नोट किया मैंने। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।